गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 10 जुलाई है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी मेंस और इंटरव्यू और कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए वो महत्वपूर्ण है, उस पर हम लोग नज़र डालेंगे। साथ ही जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में उससे रिलेटेड पीटी फैक्ट क्या प्रश्न पूछे जाते हैं उसको भी हम लोग देखते चलेंगे। आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दैनिक जागरण जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाया जाता है वो उसके प्रश्न आपको ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप में, ऐप पर। तो आप लोग जरूर उससे संबंधित जो भी स्टूडेंट हैं देना चाहते हैं, दैनिक जागरण आंसर राइटिंग का प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, तो युक्ति है इसका ऐप डाउनलोड कर कर आप वहाँ पर संबंधित पैक जो है दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस का, वहाँ पर आप लोग आंसर अपना शेयर कीजिएगा टाइम जो दिए गए निर्धारित समय पर। तो मैं वेट करूँगा सभी का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बंगाल में हो क्या रहा है कि चुनाव हो रहा है, पंचायती लेवल का चुनाव हो रहा है, त्रिस्तरीय जो पंचायत है वहाँ पर आप लोगों को चुनाव कराया जा रहा है। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिएगा, किन किन राज्यों में अभी द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था है। ठीक है, किन किन राज्यों में है और किन केंद्र शासित प्रदेशों में है। साथ ही साथ यह भी बताने का प्रयास कीजिएगा किन आधारों पर किसी राज्य का पंचायती व्यवस्था द्विस्तरीय होगा और त्रिस्तरीय होगा। तो उसका उत्तर आप लोग लिखने का प्रयास कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहा है, तो वहाँ पर मतदान हुए हैं, कुछ हिंसक घटनाएं हुई हैं, बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। कल मैंने भी वीडियो इसका देखा है। तो वहाँ से निर्मम हत्याएं की गई है, किसी के सर में धारदार हथियार से हमला किया गया है, किसी को बंधक बनाकर पीटा गया है, बहुत से पोलिंग बूथ पर लोग फॉर्जरी वोट दे रहे हैं। तो इस प्रकार की जब भी व्यवस्था होती है उसके पीछे सिस्टम जो प्रशासनिक शासन प्रशासन है वो उसके कमजोरियां झलक में आती है कि आप किस प्रकार की व्यवस्थाओं को कायम किए हैं जो एक चुनाव को कंडक्ट नहीं करा पा रहा है। तो यहाँ पर सभी दाव पर लगाए जाएंगे, सभी के दावे रखे जाएंगे, जिसमें राज्य की एजेंसियां भी है, केंद्र की एजेंसियां भी है। आपको इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, ऐसा क्या कारण रहता है जिसके वजह से किसी चुनाव में हिंसक घटनाएं हो जाती है जिसमें सक्षम जो प्रशासन है वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो उसके डीमेरिट्स को आपको बताना होता है। तो उसमें जो व्यवस्थाएं हैं यदि बताई जा रही है, जैसे सीमा सुरक्षा बल के डीआईजी जो एसएस गुलेरिया है उनके द्वारा बोला जा रहा है कि जो सक्षम जो संवेदनशील मतदान केंद्र के बारे में जानकारी अनुरोध होने के बावजूद अंतिम समय तक सटीक जानकारी नहीं दी गई। किसके द्वारा नहीं दी गई? राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। तो यह एक प्रश्न है कि कैसे एजेंसियों के बीच तालमेल किया जा रहा है, अर्थात जो निर्वाचन आयुक्त हैं या चुनाव आयोग जो केंद्र के स्तर पर होता है पूरे भारत के लिए, वो राज्यों के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करवा पा रही है। हालांकि जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को संचालन और उसका जो भी प्रक्रिया होगा वो राज्य चुनाव आयोग के द्वारा होता है। तो इसका बिल्कुल अर्थ यह नहीं होता है कि जो चुनाव आयोग है वो आंख बंद कर लेगा। ठीक है ना। तो इसके लिए जो भी दिशा निर्देश है अब इसके लिए आगे आएंगे तो हम लोग वेट करेंगे चीज़ों का, क्या इसके बारे में अपडेट होता है। तो कुछ ही दिनों में सभी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। हम लोग पक्ष विपक्ष दोनों देखेंगे। फिलहाल आपसे संबंध में जो प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे। आगे आइए कि दिल्ली में गुजरात का कानून लागू करने को एलजी ने की है सिफारिश। तो गुजरात का कानून मॉडल क्या है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे क्या यह उपयुक्त है अन्य राज्यों के लिए भी। तो उसे देखने का प्रयास, पहले न्यूज को हम देखते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए दिल्ली के उपराज्यपाल ने क्या किया, वीके सक्सेना जी जो हैं, द गुजरात प्रिवेंशन ऑफ द एंटी सोशल एक्टिविस्ट एक्ट 1985 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लागू करने की सिफारिश की है। इस संबंध में गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भेज दिया गया, जिसके तहत सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए खतरनाक अपराधियों, अवैध शराब बेचने वालों, नशे का धंधा करने वालों और यातायात नियम तोड़ने वालों, संपत्ति हड़पने वालों के द्वारा दी जाने वाली है असामाजिक खतरनाक गतिविधियों को रोकने के लिए एहतियातन हिरासत में लेने का प्रावधान करता है। एहतियातन हिरासत में लेने का मतलब
जो आपको आर्टिकल 22 के संदर्भ में चीजें स्पष्ट की जाती है कि आर्टिकल 22 क्या स्पष्ट करता है, आपको किसी घटना के पूर्व अगर शंका होता है तो पुलिस उसे पकड़ कर रख सकती है। तो इस प्रकार से आपको चीज़ों को स्पष्ट करने की बात कर रहा है। तो आर्टिकल जो 21 है उसे अच्छे से तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। और देखिए पहले भी आप लोगों को चीज़ें स्पष्ट की गई है कि जब तक आप युक्तियुक्त प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं करते हैं तब तक राज्य की एजेंसी आप पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाल सकती है। पर जैसे ही राज्य की युक्तियुक्त प्रतिबंध का उल्लंघन आप करेंगे, जो दिया गया युक्तियुक्त प्रतिबंध का आधार 12(2) में, तो ध्यान रखिएगा उसका उल्लंघन करते हैं तो आप पर क्या होगा, युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने को सारे आयाम और तंत्र विकसित किए जाएंगे जो शासन व्यवस्था को शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए और युक्तियुक्त प्रतिबंध में जो वर्णित उल्लेख शब्द किया गया है उसको बेहतर करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा ये राज्य की एजेंसियां जो है उनको अति शक्ति नहीं देता है, अति शक्ति नहीं देगा। इसे क्या करेगा कि हम राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए, क्षेत्र की एकता अखंडता के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए, सामाजिक समरसता बढ़ाने के लिए और लोगों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए राज्य के एजेंसी को अर्थात पुलिस प्रशासन को एक अतिरिक्त व्यवस्था देंगे जिसके आधार पर वो यह सब कर सकता है, एहतियातन हिरासत में ले सकता है और जो भी खतरनाक जो स्थितियां होगी उसको रोका जा सकता है। इसके दोनों पक्ष हैं, पॉजिटिव पॉइंट भी नेगेटिव पॉइंट भी। अब है कि प्रशासन और शासन प्रशासन द्वारा इसे किस रूप में यूज किया जाएगा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा ना। गुजरात मॉडल में इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है, आंध्र प्रदेश में इससे संबंधित एक और एक्ट है तो वो भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स में है। तो हम इसका एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो शुरुआती दौर में प्रथम दृष्टया ही नहीं समझ लेना है कि ये नेगेटिव है, पहले धरातल पर लागू होगा, इसका आउटपुट क्या आता है उसके आधार पर हम लोग इसका पॉजिटिव और नेगेटिव आकलन करेंगे कि क्या यह दिल्ली के लिए उपयुक्त होगा या नहीं होगा। अभी गुजरात मॉडल के तौर पर यह उपयुक्त व्यवस्था देखी जा रही है, पर जब दिल्ली में लागू किया जाएगा तो क्या उसके इन्वायरमेंट, उनके सोशो इकोनॉमिक जो इन्वायरमेंट है उसके आधार पर हम चीज़ों को सही कर पाएंगे, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इकोसिस्टम है उसके आधार पर वो सही होगा। तो इस सारी चीज़ों को, तथ्यों को देखा जाएगा, समझा जाएगा। क्लियर है। अब हम आगे बात करेंगे इसी में। देखिए कि दिल्ली सरकार का गृह विभाग 27 जून को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली गुजरात के इस कानून लागू करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश कानून अधिनियम की धारा 2 के तहत अधिसूचना जारी करने के लिए प्रस्ताव एलजी के पास अनुमोदन हेतु पेश किया। अब दिल्ली सरकार कानून विभाग ने उपरोक्त कानून के लिए क्या किया, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को GNCTD संशोधन अधिनियम 2021 के प्रावधानों के अनुरूप जांच करेगी। उसके बाद जो भी तथ्य आएगा उसको हम लोग देखेंगे कि हाँ इसके बाद दिल्ली सरकार क्या निर्णय लेती है, दिल्ली प्रशासन क्या निर्णय लेता है। अब ध्यान रखिएगा कि जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993 के प्रावधानों और GNCTD संशोधन अध्यादेश 2023 के अधिनियम नियमों के तहत ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पर ध्यान रखा जाएगा। अभी हाल ही में संशोधन हुआ जिस पर मैंने आप लोगों को प्रशासन में चर्चा भी किया था कि किस प्रकार से संशोधन हुए थे इस एक्ट के बारे में, तो आपको ध्यान में रखना है। ध्यान रखिएगा इसी तरह तेलंगाना में इसी तरह का कानून द तेलंगाना प्रिवेंशन ऑफ डेंजरस एक्टिविटीज ऑफ द बूट लेंगर्स प्रॉपर्टी एंड और ऑफेंडर्स आदि कानून 1986 के पर विचार किया गया है जो वहाँ पर लागू है तेलंगाना में, जो आंध्र प्रदेश पहले हुआ करता था। तो उस एक्ट के तहत भी इन सब चीज़ों की बात की जा रही है। कुल मिलाकर बात यह की जाए कि नेशनल सिक्योरिटी जो एक्ट है 1980 को प्रभावी तरीके से लागू करने के संबंधित जो चीज़ें हमें चाहिए दिल्ली पुलिस को, उससे अलग भी हम लोग कुछ व्यवस्था ला सकते हैं। तो इसके लिए अब विकल्प तलाशा जा रहा है ताकि इस प्रकार के जो राष्ट्रीय क्षेत्र राजधानी है वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं उसको हम पूर्व नियोजित क्या करें, उसको रोक सके, उसके लिए हम निरीक्षण कर सके या उसे समाप्त करने का प्रयास कर सके। क्लियर है। बेसिक में ये मॉडल याद रखिएगा किस किस के लिए यह लागू होगा। तो जैसे सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, खतरनाक अपराधियों को, अवैध शराब बेचने वालों, नशे के धंधा करने वाला, यातायात नियम तोड़ने वालों, संपत्ति हड़पने वालों द्वारा दी जाने वाली असामाजिक और खतरनाक
गतिविधियों को रोकने के लिए कार्य किया जाएगा, ठीक है ना। और ये एहतियातन हिरासत होगा जो आर्टिकल 22 से प्रभावित दिखता है, ठीक है, जहाँ पर पूर्व निषेध की संज्ञा दी गई है ना कि व्यक्ति को अगर शक हो जाएगा तो उसे विषम परिस्थिति में शक के आधार पर उसे पुलिस गिरफ्तार कर सकती है और वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। यह चीज़ों को स्पष्ट करता है, अगर वो प्रूव्ड हो जाएगा तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा, आगे हम चर्चा करेंगे। और मैंने इससे संबंधित एहतियातन हिरासत क्या होता है, यह क्या कॉन्सेप्ट है, मैंने पॉलिटी की क्लास में आप लोगों को कवर किया। अगर आप लोगों को याद हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा ताकि हम चीज़ों को स्पष्ट कर सके, ठीक है। आगे चलिए हम बढ़ते हैं। और बीपीएससी 69 बीपीएससी पीटी का भी टेस्ट स्टार्ट हो गया है। मात्र 499 में आपको 250 टेस्ट अवेलेबल कराए गए। ध्यान रखिएगा उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शामिल है, कुछ मॉडल 10 सेट का मॉडल सेट दिया गया है जो पहले के भी मॉडल को लाया गया है। 30 सेट ऐसे हैं जो पूरी तरह न्यू पैटर्न जो बीपीएससी का है 4 ऑप्शन वाला दिया गया है उस पर आपको कवर किया गया, नेगेटिव मार्किंग के साथ है। तो कुल 250 टेस्ट है। तो आप सब्जेक्टिव वाइज टेस्ट दिया गया है, करेंट अफेयर्स है, जीके है, तो सभी टेस्ट आप लगा सकते हैं 69 बीपीएससी के आंसर राइटिंग में आपको ऑनलाइन टेस्ट में। तो आप इसके लिए युक्ति है इसका ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जो लोग अभी तक नहीं डाउनलोड किए हैं, ये प्ले स्टोर और गूगल स्टोर दोनों जगह अवेलेबल है। जो लोग डाउनलोड किए हुए हैं, आप 69 के सारे कैंडिडेट जाके क्या करना, आपको वो पैक पर जाके आपको टेस्ट लगाना। आज से 2 टेस्ट लगाने का टारगेट लगा लीजिए और पहले 30 टेस्ट लगाइएगा, ठीक है ना। 30 टेस्ट जो है न्यू टेस्ट है उसे पहले लगा लीजिएगा आप लोग। उसके बाद सब्जेक्टिव को लगाइएगा, उसके करंट को लगाइए, करंट को लास्ट में लगाइएगा ताकि जो अंतिम महीनों तक का भी करंट उसमें अपडेट हो जाएगा आप लोगों का। तो अच्छे से चीज़ों को कवर कीजिएगा। डेली दो सेट आप लोग लगाने का प्रयास कीजिए क्योंकि अंतिम समय आ चुका है एग्जाम का। तो अंतिम समय में डबल मोशन के साथ काम होता है। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा, आज से भी अगर टेस्ट लगाना शुरू करते हैं तो उतना लाभ होगा आप लोगों को। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। आप लोग को बहुत व्यवस्था दी गई है पर आप उसका लाभ लीजिएगा तो ना। सोच के देखिएगा 250 टेस्ट अगर आपको 499 में मिल रहा है तो इससे बेहतर क्या होगा, इससे सस्ता कुछ हो सकता है। आपका 1 रुपया चॉकलेट के दाम से भी चीज़ें नहीं मिल रही है ना। और भी बहुत सी चीज़ें हैं। 2 रुपया चॉकलेट का दाम आपको लिया जा रहा है यहाँ पर, तो चॉकलेट तो खिला ही सकते हैं हम लोग को 2 रुपया दाम के ऊपर। तो चलिए क्योंकि इससे सिस्टम सही रहता है। चलिए आगे हम बात करेंगे जनजाति समाज की प्रथाओं को परंपराओं को समझे विधि आयोग कल्याण आश्रम के द्वारा बोला गया है। और यह जो जनजातीय समुदाय से जुड़ा हुआ संस्था एनजीओ है। ध्यान रखिएगा जो आपको यूसीसी की बात हो रही है जहां पर अल्पसंख्यकों के हितों की बात हो रही है केवल, है ना। और उसमें भी खासकर मुस्लिम अल्पसंख्यकों की बात हो रही है, अन्य अल्पसंख्यकों की बात हो ही नहीं रही है। पर इसके साथ जनजातीय समुदाय भी साथ में है ना हमारे देश में, उनके भी अधिकार है, उनकी भी अपने अपने रीति रिवाज है, उनके भी कॉन्सेप्ट है। तो आग्रह किया गया है कल्याण के द्वारा संगठन जो क्या कि जो समान नागरिक संहिता है पर नागरिकों को राय जानने के लिए विधि आयोग को प्रयास के बीच राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अनुसांगिक संगठन जो वनवासी कल्याण आश्रम है, जो आरएसएस संघ है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जिसे कहा था, उसका एक अनुसांगिक संगठन है वनवासी कल्याण आश्रम। उसके द्वारा यह बातें की गई कि जनजातीय समाज की चिंता जाहिर की है और यह बोला है कि जल्दबाजी नहीं करे और क्या करे कि जनजातीय समुदाय से जानने के लिए पारंपरिक जीवन शैली, प्रथाओं और परंपराओं को समझे, उसके बाद विधि आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। तो यह आग्रह किया गया है आरएसएस के एक अनुसंधानी जो संगठन है, एनजीओ है, आपको जनजातीय कल्याण उसके हवाले से। तो आपको यहाँ चीज़ें समझने की, जनजातीय समुदाय का क्या है प्रथा, जीवन शैली और परंपराओं की समझ क्या होती है उनमें। तो यह समझने की कोशिश कीजिएगा कि आप जब 1857 के विद्रोह के बाद जो पूर्ववर्ती जो जनजातीय विद्रोह हुए थे और 1857 के युद्ध के बाद जो जनजातीय विद्रोह हुए, उसके जो मुद्दे रहे हैं जीवन शैली में परिवर्तन, प्रथाओं में, परंपराओं में, उस परंपराओं को थोड़ा सा की पॉइंट आप लोग कर लीजिएगा।
तो चलिए कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि जनजातियों के जीवन शैली को किस रूप से देखा जाता है, प्रथाओं के जीवन शैली को कैसा देखा जाता है, परंपराओं को, जो कि पूरा जनजातीय विद्रोह का मुख्य केंद्र बिंदु रहा है, क्योंकि इन्हीं का उल्लंघन उनके द्वारा औपनिवेशिक शासन के द्वारा किया जा रहा था। तो ये बहुत बड़ी बात तो है ना, आप लोग इसे बता सकते हैं। बाकी चीज़ें हम लोग जब इससे विधि आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, उसका ड्राफ्ट आएगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ याद रखिएगा कि 14 जुलाई जो तक है अंतिम सुझाव लेने का, उस पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के द्वारा भी यह बोला गया है कि समय अवधि बढ़ा दिया जाए, अर्थात इसमें 1 माह का समय अवधि बढ़ा दे। तो अनुरोध लोगों के द्वारा किया जा रहा है, तो शायद विधि आयोग 1 महीने का एक्सटेंड भी कर सकता है कि ताकि और भी चीज़ें हम लोग प्राप्त कर सके फीडबैक। जो अभी 10 लाख संख्या का लक्ष्य रखा गया, हो सकता है उसे 1 महीना बढ़ाए तो ये संख्या और भी बढ़ जाएगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है, बैकग्राउंड में रखना है। घटना अपडेट अभी यही हुआ है। और ध्यान रखिएगा, जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा अनुच्छेद 13(3) क का स्पष्ट उल्लेख किया कि जनजातीय समुदाय अपनी परंपरागत प्रथाओं का पालन करता रहेगा, इसलिए विधि आयोग इस पर विचार करना चाहिए। तो यह ध्यान रखिएगा कि विधि आयोग कैसे कोऑर्डिनेट या चेक एंड बैलेंस का थ्योरी लाएगा, यह बहुत देखने वाली बात हो जाएगी। तो वेट कीजिएगा, बहुत सी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट एक पीटी फैक्ट के तौर पर आप देख सकते हैं, बाल गृह में 6 वर्ष के ऊपर बच्चों को राज्य सूची बनाए, इन्हें गोद लेने का केंद्र करेगा सहयोग। तो इसके लिए देखिए बातें हैं कि यहाँ पर पीटी फैक्ट के तौर पर आपको क्या पूछा जा सकता है। तो भोपाल में बाल अधिकार, बाल सुरक्षा और बाल कल्याण पर केंद्रीय क्षेत्रीय संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बाल वत्सल, तो इसे संबोधित किसके द्वारा किया गया, महिला बाल विकास महिला मंत्री जो स्मृति ईरानी, उनके द्वारा किया गया। तो आपको यह प्रश्न पीटी फैक्ट के तौर पर पूछा जाता है। बाकी आपकी चीज़ें जानकारी याद रखिएगा। चाइल्ड हेल्पलाइन कितना नंबर है, 1048 है। कल मैं सीडीपीओ का एक कैंडिडेट का आपको क्या भेजा हूँ, आपको प्रश्न क्या बोर्ड में पूछा गया, इंटरव्यू बोर्ड में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक बार देखिएगा। मैं जो बातें करता हूँ क्या वही बातें पूछी जाती है, नहीं पूछी जाती। बार बार मैं आप लोग को बोलता हूँ कि महिला अधिकार आप लोग को याद होना चाहिए, बाल अधिकार याद होना चाहिए, कौन कौन से एक्ट के तहत आपको अधिकार दिए गए, संवैधानिक अधिकार के अतिरिक्त भी बातें की गई हैं। तो यही सब प्रश्न आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है, पर मेरी बात आप लोग सीरियस लेते नहीं हो। जो इंटरव्यू में हम लोग मॉक इंटरव्यू लिए हैं, उनसे जो भी प्रश्न पूछा गया है 80 से 90% प्रश्न हम लोग के मॉक के इंटरव्यू से टैली हुआ है, कि जो बातें जिस संदर्भ में हम लोग पूछे उसी संदर्भ में इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर के द्वारा भी प्रश्न किया गया है। कुछ प्रश्न जैसे उनसे पूछा गया था कि आप क्यों आना चाहते हैं इस क्षेत्र में, सीडीपीओ के एग्जाम में, सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं, वही प्रश्न सेम टू सेम पूछा गया। उसके बाद उनसे प्रश्न हम लोगों के द्वारा पूछा गया था कि बाल अधिकार क्या होता है, बाल संरक्षण क्या होता है, आयु क्या होता है, एक्ट के तहत बालकों का आयु क्या निर्धारित किया गया, इससे उनको प्रश्न किया गया। इसी तरह आप उनसे प्रश्न पूछा गया। तो जो देखिए होता क्या है कि एक्सपीरियंस के तौर पर जो हम लोगों ने सीखा है वही चीज़ें आप लोग को एक्सप्लेन करके हम लोग देते हैं। बस अंतर यह है कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के चक्कर में आप लोग फंस जाते हैं। आप देखिएगा, जाके प्रश्न पूछिए, जब उनका इंटरव्यू फाइनल हो जाएगा, लिस्ट में फाइनल आए, जब उनका आप लोग सामने प्रोड्यूस करूंगा, तो देखिए उनसे पूछिएगा क्या क्या प्रश्न उनसे पूछा गया था। तो ये सब चीज़ें ऐसा है ना। और रेफरेंस के तौर पर आए थे, जो लास्ट हमारे यहाँ से निकले थे स्टूडेंट शिवम जी, उनके द्वारा रेफरेंस दिया गया था। तो आप लोग ही हमारी संपदा है, ठीक है ना। रेफरेंस के तौर पर जो लोग आते हैं, तो आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए, रिजल्ट जरूर होगा। कंफ्यूज नहीं रहना, बस प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे आप लोगों को मैं बार बार बोलता हूँ क्या, कि पीटी का डेली एक टेस्ट लगाइए, आदत बना लीजिए इसे, एक टेस्ट लगाना ही लगाना है। बाकी कहानियाँ कुछ नहीं करनी, 365 दिन केवल पढ़िए, कोई इश्कबाजी नहीं, कोई लड़कीबाजी नहीं, कोई लड़काबाजी नहीं करना है, ठीक है ना। 365 दिन केवल स्टडी कीजिए, फोकस रहिए, कोई सामाजिक दायित्व नहीं, कोई सामाजिक अतिरिक्त कार्य नहीं करना है। 365 दिन घर से परमिशन लीजिए, मुझे 365 दिन काम करना है, पढ़ाई करना है। आप सफल नहीं होते तो फिर मुझे बोलिएगा। पर आप लोग क्या होते हैं, 10 दिन पढ़ते हैं, उसके बाद सामाजिक दायित्व में किसी के शादी समारोह में जाते हैं, किसी के बर्थडे पार्टी में जाते हैं। कल मेरा बर्थडे था,
तो क्या मैंने कल क्लास नहीं लिया, बताइए तो। अन अकेडमी पर क्लासेज मैंने लिया, और भी जगह क्लास लिया हूँ। कल प्रोग्राम मैंने सारे सेटअप किए हैं, कल टेस्ट मैंने क्रिएट करके आपको ऐप पर अवेलेबल कराया। तो मैंने छुट्टी लिया, जबकि मुझे क्या चाहिए, मुझे अब चाहिए सिलेक्शन चाहिए नहीं। फिर भी जब मैं काम कर रहा हूँ तो आप लोग को तो सिलेक्शन लेना, तो सोचिए आप लोग को क्या करना होगा। क्योंकि मुझे पता है मैं 365 दिन अभी काम कर रहा हूँ, तो आने वाले कुछ ही समय के सालों के बाद मैं आराम से किसी सामाजिक फंक्शन में बिना रोक टोक के जा सकता हूँ, किसी दबाव के बिना जा सकता हूँ। तो इसलिए अभी 365 दिन में लगातार मेहनत कर रहा हूँ। तो आपको भी यही थ्योरी अपनानी होगी। जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट 365 दिन लगातार काम करेगा, विश्वास मानिए कि उसके सिलेक्शन का दर आज जो भी होगा उसके गुना हो जाएगा। जो भी स्टोर में उसमें 10 गुना कर दीजिए आप। अगर आपका 10% है तो 100 गुना आपका हो जाएगा चांसेस, एकदम 10 से गुना कर दीजिए आपका स्टोरेज। तो बस है कि आप करेंगे तब। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, एक दिन जवाब देंगे, दूसरा दिन भूल जाएंगे। एक दिन आंसर राइटिंग करेंगे तो दूसरा दिन आंसर राइटिंग नहीं करेंगे। पर सभी का सपना है यूपीएससी और पीसीएस सिलेक्शन करने का। तो ध्यान रखिएगा, ये सब बातें क्यों मैं बोलता हूँ, रीजन उसके पीछे है कि देखिए मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक ना। बस ध्यान यह रखना है कि सिलेक्शन है, ईमानदारी के साथ मैं काम कर रहा हूँ, ईमानदारी के साथ आप भी काम कीजिए। दोनों जब ईमानदारी से काम कीजिए तो बेस्ट रिजल्ट होगा, ओरिजिनल रिजल्ट होगा। कोई फर्जरी वाला नहीं यहाँ होगा कि इंटरव्यू बोर्ड में बुला के मैं लोगों को बैठा दिया, 100 लोगों को, और बोल दिया कि युक्ति है, इसे 100 लोगों ने क्रैक किया है, पर उसका इतिहास क्या है। क्योंकि मैं अंतर्ग्लानि महसूस करता हूँ इन सब मुद्दों पर। मैं आप लोगों को पहले ही बताया, मैं एथिक्स को पढ़ा नहीं हुआ किताबों में, उसको जीता हूँ, ठीक है ना। कल मेरा बर्थडे था, मैंने अपना शरीर दान किया हूँ। इससे पहले मैं सारे अंग दान कर चुका हूँ। तो अब इसके ज़्यादा मैं पहचान क्या दूंगा अपने एथिक्स मोरालिटी का। मेरे शरीर मरने के बाद मेरे शरीर को किसी मेडिकल कॉलेज में रखा जाएगा, किस लिए कि परीक्षण कर सकेंगे डॉक्टर, उससे बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे, जो साइलेंट टीचर के रूप में होता है। तो अब मैं एथिक्स मोरालिटी का पहचान इससे ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोग मेहनत कीजिए, आपका सिलेक्शन होगा। बस उस आधार पर आपको मेहनत करना होगा, उस तथ्य के साथ आपको मेहनत करना होगा। नहीं तो बेवजह समय बर्बाद करिएगा, अपना भी और जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उससे भी। देखिए एक घटना है, इसे आप लोग को सीखना चाहिए। क्यों सीखना चाहिए कि मानव जीवन केवल है ना नौकरी लेने के लिए नहीं है, आपके सुख सुविधाओं को पूर्ति करने के लिए नहीं है, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने के लिए नहीं है, ठीक है ना, या अन्य जो विकल्प अभी देख रहे हैं मानव के रूप में, वही केवल नहीं है। इस पृथ्वी को, इस समाज को कितना बेहतर आप कर सकते हैं अपने अपनी क्षमता के आधार पर, वो मानव जीवन उसके लिए एग्जाम्पल सेट करता है। तो जर्मनी का एक युवक है, देगी सीधी की एक बेटी को बोन मेरो। तो ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। मध्य प्रदेश के सीधी जिला है, उसके थैलीसीमिया से पीड़ित 10 वर्षीय बच्चे को जर्मनी का एक युवक बोन मेरो दान करेगा। और बोन मेरो क्या, अभी मैं आगे चर्चा करूंगा ट्रांसप्लांट क्या है। तो बच्चों के पास, जो बच्चों का परिवार, उसके पास ट्रांसप्लांट महंगे ऑपरेशन के लिए रुपये नहीं है, तो उसने क्या किया, 25 जून को प्रदेश भर में आर्थिक यात्रा पर निकला और पैदल यात्रा का करीब 14 लाख जमा किया, और जबकि उसे 50 से 60 लाख चाहिए इस ऑपरेशन के लिए। डॉक्टरों ने बताया कि अस्थायी उपचार ही इसका बोन मेरो ट्रांसप्लांट ही बताया, जो थैलीसीमिया से संबंधित है। क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, थैलीसीमिया बीमारी क्या होता है, किसके कमी से कारण होता है, ये क्या यह आनुवांशिक बीमारी है, तो यह भी आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज जो वेलोर है, ध्यान रखिएगा ट्रांसप्लांट होना है तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को ध्यान रखिएगा। देश विदेश में तलाश के बाद, क्योंकि घर के किसी रिश्तेदार को बोन मेरो नहीं मिला, तो एक देश विदेश में ट्रांसप्लांट के लिए हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट में जर्मनी का एक डोनर मिला, जिसमें बोन मेरो मैच हुआ और वो देने को तैयार है। अर्थात जिस अस्पताल में बोन मेरो ट्रांसप्लांट होता है उसके पास दुनिया भर के दानकर्ताओं की एक सूची रहती है और ज़रूरत पड़ने पर दान देता है। जैसे
मैंने अपना अंग दान किया है, तो नोटा है ना, उसके पास मेरा डाटा होगा। तो जिसके मेरे मरने के बाद मेरे अंग का जिन जिन अंगों का मैंने डोनेशन किया, आवश्यकता अनुसार उन लोगों तक पहुंचेगा। ठीक है। इसके बाद जो शरीर में बचा हुआ अंग होगा, वो क्या होगा, देह दान करने के बाद किसी मेडिकल कॉलेज में जाएगा, जहाँ पर डॉक्टर क्या करेंगे, सीखेंगे, परीक्षण करेंगे, अपना चीर फाड़ करके जो चीज़ें सीखते हैं, ताकि अन्य लोगों के जान बचाने के लिए वो परीक्षण मेरे बॉडी पर कर सके। और यह ध्यान रखिएगा, बहुत कम रेयर लोगों के द्वारा दिया जाता है। इसके लिए सरकारी गजट में निकाला जाता है कि कोई व्यक्ति दान करे, ठीक ना, शरीर को, क्योंकि हम किसी वैसे लाश को नहीं रख सकते हैं जो अवैध रूप से हमें मिला है। हम उसी को परीक्षण के तौर पर डॉक्टर को दे सकते हैं, जो क्या है, जो दान करने वाला होगा। तो ध्यान रखिएगा। तो ऐसी लिस्ट उनके पास होगी, तो मेरे मरने के बाद क्या होगा, इनके द्वारा यही उपयोग किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, विश्व को आप कितना बेहतर बना सकते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। अब सोच के देखिएगा, जर्मनी का जो व्यक्ति है वो अपने देश में डोनेट किया है बोन मेरो, अब भारत में उसका उपयोग होगा। सोच के देखिए, कितने सरहदों के पार करके उसका बोन मेरो हमारे देश के किसी बच्ची को मिलेगा। अगर ये व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति जवाबदेह नहीं होता, या उसे यह एहसास नहीं होता मेरे शरीर का क्या बेहतर उपयोग होगा, तो वो क्या इस बच्ची का कभी लाभ दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे पाएगा। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी, सीखनी होगी कि केवल नौकरी पा लेना ही, बड़े बिजनेसमैन बन जाना ही केवल जीवन का सार नहीं है। जीवन का सार कुछ अन्य भी हो सकते हैं। ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे यह बोन मेरो है क्या, उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो बोन मेरो ट्रांसप्लांट क्या होता है, जिसे बीएमटी बोला जाता है। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट एक प्रक्रिया है जिसमें रोगग्रस्त या क्षतिग्रस्त बोन मेरो के स्थान पर एक स्वस्थ रक्त उत्पादक बोन मेरो को प्रतिस्थापित किया जाए। जो रक्त उत्पादक तंत्र होता है बोन मेरो, उस वहाँ पर प्रतिस्थापित किया जाएगा। इसमें दो प्रकार के, ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट और दूसरा एलोजेनिक ट्रांसप्लांट के रूप में जाना जाता है। जो रीढ़ की हड्डी आपकी है उसमें बोन मेरो होता है, वहीं से खून का जो सृजन किया जाता है वो सब ट्रांसप्लांट के तौर पर, उत्तक के तौर पर, उसे ध्यान रखिएगा। अब बोन मेरो ट्रांसप्लांट होगा। ऑटोलोजस ट्रांसप्लांट, जिसे बोन मेरो ट्रांसप्लांट किया जाता है, उसके शरीर के रक्त कणिकाओं को लेकर प्रत्यारोपित किया जाता है, जहां से बोन मेरो से रक्त कणिकाएं डेवलप होती है। वही एलोजेनिक ट्रांसप्लांट में किसी दूसरे शरीर की रक्त कणिकाओं को लेकर प्रत्यारोपित किया जाता है। आराध्या को एलोजेनिक जो है ट्रांसप्लांट होना है। तो इसके दोनों मूल अंतर को समझिएगा कि ऑटोलॉजिक ट्रांसप्लांट में क्या होगा, बोन मेरो ट्रांसप्लांट किया जाता है, जो उसी के शरीर में रक्त कणिकाएं लेकर प्रत्यारोपित किया जाएगा। जबकि वहीं एलोजेनिक में क्या होगा, दूसरे के शरीर से रक्त कणिकाओं को लेकर प्रत्यारोपित किया जाएगा। अर्थात आराध्या के शरीर से, आराध्या के बोन मेरो से लेकर अगर हम ट्रांसप्लांट करते रक्त कणिकाओं का, तो जो डैमेज हो चुका है, तो नए रक्त कणिकाओं का लेते तो क्या होता, ऑटोलोगस। पर अब हम जर्मनी के उस युवक का लेंगे जिसका नाम अभी नहीं दिया गया सुरक्षा कारणों से, उस युवक का बोन मेरो लेकर आराध्या के शरीर में हम डालेंगे रक्त कणिकाएं, तो वो क्या कहलाएगा, आपको कहलाएगा एलोजेनिक ट्रांसप्लांट। तो अंतर समझ गए? आपसे कभी पूछे तो इसे समझने का प्रयास करिएगा। अब बोन मेरो हमारे शरीर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। यह कहाँ निर्मित होता है, बोन मेरो में जो रक्त कणिकाएं हैं कहाँ निर्मित होता है, बोन मेरो कहाँ होता है शरीर में, ये भी मुझे बताइएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। देखिए बहुत सी चीजें हैं। अब क्या करना है आपको, आपका डाटा आपका अधिकार, इसमें आज बहुत अच्छा आर्टिकल आप लोग को दिया गया है। इसको जहां जहां अंडरलाइन किया गया उसको लाइन बाय लाइन आप लोग को क्या करना है, की नोट्स बना लेना है अपना। यही सब बातें आगे आने वाले समय में की जाएगी। तो पहले यात्रा देख लीजिए। 2017 में पुट्टू स्वामी मामला सुप्रीम कोर्ट में निजता को मौलिक अधिकार बताया, तभी से डिजिटल दुनिया में सुरक्षा को लेकर प्रश्न उठे। मैंने आपको पुट्टू स्वामी मामला पॉलिटी की क्लास में कवर किया हूँ, क्या मामला था क्या नहीं था, ठीक है ना।
अब 11 दिसंबर 2019 को केंद्र सरकार विधेयक का मसौदा पेश करती है और 2021 में पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा संसदीय समिति और समीक्षा की और सरकार को संशोधित मसौदा लाने को बात की गई। और 5 जुलाई 2023 को, जिस पर मैंने न्यूज़ भी कवर किया आप लोगों को, 5 जुलाई में कैबिनेट के द्वारा नए डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल को मंजूरी दी गई है, जो आगामी मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मानसून सत्र कब से कब के बीच में होता है, संसद का सत्र कौन कौन है और उसका कार्यकाल, सभी पर मैंने चर्चा किया हूं। तो आप लोग सभी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा उत्तर। अब इस तरह शेयर होता है डिजिटल पर्सनल डाटा, उसके बारे में दिया गया आप लोग को, इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। उसके मांगों के हुआ है विचार, किन किन मांगों पर विचार हुआ, यहाँ पर चर्चाएं की गई है। आपको सारे को की नोट्स के तौर पर लिख लेना है, ठीक है ना। यही बातें मैं आपको कहीं और भी की नोट्स पर दूंगा, तो आप ही आज लिख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट बात करेंगे। यहाँ पर कुछ बातों को कहा गया, जो ऊपर लिखा हुआ वही बातों को यहाँ पर किया गया। जैसे कब कब आपको किस रूप से यह समर्पित डाटा होगा, क्या क्या व्यक्तिगत यात्रा किया है डाटा सर्चिंग को लेकर, डिजिटल तरीके से अपने पर्सनल डाटा का प्रयोग कर रहे हैं अर्थव्यवस्था हर पहलुओं में, तो इसके विकास यात्रा को इनके द्वारा बताया गया है। जो 2000 में ऐसा तंत्र विकसित किया गया जो हमें सूचना प्रौद्योगिकी IT एक्ट है, इसमें व्यक्तिगत डाटा को लेकर व्यापक प्रावधान नहीं, जिसमें यूरोपीय संघ के अनुभवों की सीख लेकर हमने डाटा संरक्षण को लेकर बातें तो हुई, लेकिन पर्सनल डाटा को लेकर अभी तक कोई विकल्प, ठोस विकल्प नहीं प्राप्त हुआ है। तो यह प्रयास किया जा रहा है। अब देखिए कितना सफल रहता है, किस तरीके से मानसून सत्र इसमें अपना कार्य करता है, तो उसे देख लेंगे, हम लोग कवर करेंगे। क्लियर है ना। तो डाटा आप लोग को अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा, ये आने वाले समय में पूछेगा। IT एक्ट 2000 की जगह लेगा यह नया कानून। तो ध्यान रखिएगा, इस एक्ट के तहत करीब 2.5 दशक पहले इस कानून को वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से कई खामियां हैं, तब से लेकर डिजिटल दुनिया के व्यापक बदलाव आ चुके हैं। नए कानून नहीं है, बदलाव की जरूरत की गई है। उसके बाद यहाँ पर चीज़ें और भी बताई गई। कानून प्रभाव आने के बाद डिजिटल डाटा सुरक्षा करने के ऐसे बनेगी व्यवस्था, तो यहाँ पर चर्चाएं की गई है अभी ड्राफ्ट के अनुसार। तो ध्यान रखिएगा, आने वाले समय में इसके संदर्भ में बहुत सी बातें की जाएंगी। तो आपको राइट डाउन कर लेना, सारे की नोट्स को समय आज जरूर लगेगा और उसे जरूर कर लेना है, ठीक है ना। चलिए आगे हम बात करेंगे कि जीवित महिला की आत्महत्या के आरोप में सलाखों के पीछे बंद है अनुज कुमार। केस स्टडी फिर एक आ गया। अभी हाल ही में आपको राज नारायण का मामला आप लोगों को केस स्टडी के तौर पर पढ़ाया था, याद होगा आप लोगों को। तो देखिए, पुलिस अगर बेहतर तरीके से कार्य न करे तो किस प्रकार से प्रशासनिक भ्रष्टाचार हो सकते हैं, उसे समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ है कि पहले तो सजा पूरी करने न होने पर लखीमपुर के जो खीरी के जो राज नारायण, उनका प्रकरण अभी चर्चा में था, थाना की जो लापरवाही थी। अब भीरी थाना का भी एक लापरवाही, महिला जीवित होने पर उसके आत्महत्या के प्रकरण अनुज कुमार जेल में बंद है। प्रकरण राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण संज्ञान में लिया। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण क्या होता है, इसकी स्थापना किस एक्ट के तहत की गई है। हालांकि मैं पहले भी इस पर चर्चा कर चुका हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ युक्ति IAS पर जो आपको दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में जो 177 PDF दिया हुआ है ना, उससे आप लोग बार बार रिवाइज कीजिए। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो अभी तक उस पर चर्चा नहीं हो चुकी और जिसके की नोट्स आपको नहीं दिए गए हैं। बस है कि आप उसको कितनी बार रिवाइज करते हैं, कितना बेहतर तरीके से उसका आउटपुट लेने की क्षमता डेवलप कर पाते हैं। नहीं तो बाकी कहानियां तो आप लोग पता ही है। तो उनके संज्ञान में लेने के बाद घोर लापरवाही, पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा गया, बातें की गई और उसके बाद पुनः परीक्षण किया गया, ये सब बातें हुई है। संजना देवी की हत्या के आरोप में जिंदा वो है, जबकि वो जिंदा है, और पुलिस के जांच में पता चला कि संजना देवी के पति विनोद कुमार के साथ रह रही है, ठीक है ना। अब है कि जिला जज लक्ष्मी शुक्ल जो है, लक्ष्मीकांत शुक्ल, मुकदमे संज्ञान लेते हुए 30 जून 2023 को धारा 306 और 511 को IPC को बढ़ा दिया, अर्थात उसकी सजा को माफ कर दिया जाएगा कुछ ही समय में, या कम कर दिया जाएगा। अब लापरवाही क्या किया गया था पुलिस के द्वारा, देखिए कि जो व्यक्ति मरा नहीं है उसके व्यक्ति के चार्जशीट दाखिल करके उसे सजा देने का किया गया लापरवाही, और उसे सजा भी मिल गई, वो जेल में बंद है। तो देखिए मामले इस प्रकार से होते हैं। तो केस स्टडी के तौर पर आपको सीखना होगा, समझना होगा कि प्रशासनिक तंत्र में आपका दायित्व क्या है। केवल
केवल अपने कर्तव्य को बेहतर तरीके से निष्पादन करने का ही अधिकार आप लोग को है। तो आप जाइएगा तो किताबी ज्ञान लेकर मत जाइएगा, बहुत से चीज़ें बदल चुकी हैं। पहले वाला जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कॉन्सेप्ट समाप्त हो चुका है। तो धीरे धीरे प्रशासन को भी ये समझना होगा कि जनता के समस्याओं का बेहतर निष्पादन करिए, नहीं तो 100 को नोटिस होगा, सेवा से तत्काल बर्खास्त कर दिया जाएगा। ठीक है ना, तो बर्खास्त किया जाएगा, निलंबित किया जाएगा, सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। बहुत सी प्रक्रिया है, अगर इतना मेहनत पढ़ के जाइएगा और ये सब काम कीजिएगा तो एक झटके में निकल जाइएगा। इसलिए थोड़ा सा अच्छे से काम करना है। नए भारत के चाहिए नया प्रशासनिक ढांचा। तो लगातार इस पर बात होती रही है कि 1947 से लेकर अभी तक भारत अपने नवीन यात्रा पर है ना। 75 वर्ष हो जाएगा तो और भी नवीन यात्रा नए नए मानकों को तय करेगा। तो क्या हमारे शासन प्रशासन में औपनिवेशिक रूप में जो प्रशासनिक ढांचा तैयार है, क्या उसे अभी आगे बढ़ाना चाहिए, एक्सटेंड ही रखना चाहिए, या उसके स्थान पर नवीन व्यवस्था को लाना चाहिए? यह विवेक देवराय जी के द्वारा लिखा गया लेख है और उनके जो असिस्टेंट हैं उनके द्वारा। ध्यान रखिएगा, आप पहली बात यह समझ के देखिएगा, स्वयं से समझिएगा कि आप अभी एक स्टूडेंट है, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, पीसीएस की तैयारी करते हैं, अभी आप फटे हाल में रहते हैं, खाना ढंग से नहीं मिलता है, ढंग से सो नहीं पाते हैं, ढंग से बिस्तर नहीं होता है। जैसे ही सिलेक्शन होता है आप में 360 डिग्री का परिवर्तन हो जाता है, होता है ना। यूपीएससी में, पीसीएस में आपको वो सुख सुविधा दिया जाता है जो एक अफसर को औपनिवेशिक शासन के दौरान दिया जाता रहा था। क्यों दिया जाता रहा था औपनिवेशिक शासन के दौरान? क्योंकि औपनिवेशिक शासन के दौरान जो लोग आते थे प्रशासन करने भारत में, वो ब्रिटेन से आते थे, तो विदेशी सेवा के रूप में वो आते थे। तो विदेशी सेवा के तौर पर आते थे उनको, क्योंकि पहला कंडीशन ये था कि लोग आते नहीं थे, जो लोग आते थे उनको इतना भरपूर सेवा दिया जाता था कि उन्हें लगता है कि हम देश के राजा महाराजा के तौर पर काम कर रहे हैं। तो वो एक लग्जरी लाइफ को जीते थे। वही लग्जरी लाइफ अभी तक मेंटेन है अन्य रूप में। तो आप देखिएगा जितना भी प्रशिक्षण का तंत्र है अफसरों के लिए, वो पूरी तरह औपनिवेशिक शासन पर आधारित है। वो घोड़सवार का कॉन्सेप्ट हो या उनके जो ट्रेनिंग पीरियड के दौरान जो जो कार्य किया जाता है, वो जो औपनिवेशिक शासन के दौरान की पद्धतियां थी वही थी। कोई चेंजिंग मात्र ने बस स्वरूप में चेंज हो गया है, बाकी चीजें आपको सेम वही है। तो ध्यान रखिएगा। तो जब वो जो प्रशासनिक अफसर निकलता टाई बंद कोट के रूप में, पहले वो फटे हाल स्टूडेंट के तौर पर होता था। अब फटे हाल का मतलब ये मत समझिए पूरी गरीब स्टूडेंट। फटे हाल कहने का मतलब सिचुएशन के साथ सेक्रीफाइस करने वाला, सिचुएशन के साथ लड़ने वाला स्टूडेंट जो हुआ करता था, वो निकलेगा टाई बंद होकर और लड़कियां निकलेगी मैडम होकर। ठीक है ना। तो जनता के द्वारा उसे जनता में वो जब जाता है तो ध्यान रखिएगा वो सेवा आपूर्ति के रूप में नहीं पहुंच पाता, वो क्या लगता है प्रशासक के तौर पर जाता है, शासक के तौर पर जाता है। तो यही कंट्राडिक्शन हमारे औपनिवेशिक शासन व्यवस्था का देन है। ठीक है ना। तो उसी में बदलाव की बात की जा रही है। और यहाँ पर देखिए बात है कि वास्तव रूप से हम क्या चाहते हैं आने वाले समय में। आने वाले समय में हम बेहतर प्रशासन की बात करते हैं, और भी सेवा और आपूर्ति का जो लेवल है और भी जन समुदाय के लिए विस्तृत हो जाएगा। तो हमें और भी क्या क्या मोरालिटी वाला प्रशासक चाहिए, और भी जवाबदेही युक्त आपको प्रशासक चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, प्रशासनिक तंत्र में जो भी खामियां हैं, औपनिवेशिक खुमारी जो है प्रशासनिक ढांचे पर चढ़ी औपनिवेशिक खुमारी उतार कर ऐसे प्रशासनिक तंत्र की राह प्रशस्त करना आवश्यक हो चला है जो विशुद्ध रूप से भारतीय चरित्र मूल्यों के ओत प्रोत हो। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि प्रशासन सुधार में महज आवश्यकता न केवल राष्ट्र की प्रगति और वास्तव में संसाधनों का उचित साझेदारी के लिए पूर्व निर्धारित शर्त बन गई है, बल्कि इसके अतिरिक्त क्या है कि अगर हमें बेहतर जवाबदेह तय करना होगा तो उसके लिए भारतीय आदर्श इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। जबकि प्रशासक के द्वारा, औपनिवेशिक शासन के द्वारा भारतीय
थीम पर आधारित जो मोरालिटी है, एथिक्स है, उसकी चर्चा अधिक होती ही नहीं है। तभी तो आप देखते होंगे सिंघल जैसी अधिकारी क्या करती है, करोड़ों रुपया गमन कर जाती है, और भी ऐसे आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी जिनका लिस्ट लंबा है, गमन कर जाता है, प्रशासनिक भ्रष्टाचार और राजनीतिक गठजोड़ हो जाता है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं क्या है, औपनिवेशिक विचारधारा। तो आप इसे ही समझने का प्रयास कीजिएगा। यही कहानी इस लेख में कहा गया है कि कैसे हम नवीन देश, नवीन भारत के लिए नवीन प्रशासनिक ढांचा को निर्मित करें। तो चलिए कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा इसके उत्तर। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है किन किन आधारों पर प्रशासनिक ढांचा तैयार हो, किन किन आधारों पर प्रशासनिक ढांचा को तैयार किया जाए जिससे बेहतर आउटपुट प्राप्त किया जा सके। तो लिस्ट में पॉइंट वाइज आप बताइएगा, जितना आप लोग आता है 5, 10, 15 जितना आता है बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। अब देखिए आचार संहिता, समान नागरिक संहिता के बारे में लगातार चर्चा हो रही है। तो दुराचार से दूरी होते हुए तथ्यों पर ध्यान दें। वही बातें जो मैं पहले बातें किया हूँ, वही सब चीजें हैं जहाँ पर महिला अधिकारों की बात होनी चाहिए। भीमराव अम्बेडकर जी की एक कोटेशन याद रखिएगा कि अगर समाज का हमको आकलन करना या वस्तु स्थिति जाननी है तो उस समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है उसे देख लीजिए। तो समाज के प्रस्तुत जो आकलन करना चाहते हैं उसका तुरंत आपको रिजल्ट पता हो जाएगा। समाज में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा की का कार्य क्या होगा, इसको भी हम लोग इसके द्वारा तय कर सकते हैं। फिर मजबूत विधिक प्रणाली के द्वारा क्या आवश्यकता को महिलाओं के हितों की रक्षा कर सके, बराबरी के हक और न्याय दिला सके, ये सब बातें की गई है। कुछ अल्पसंख्यक वर्गों में बातें हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ विरुद्ध सबसे कड़ी आलोचनाओं में से एक है कि मुस्लिम पुरुषों को एक से अधिक पत्नियां रखने की अनुमति देता है, अन्य धर्मों में नहीं देता। तो यह महिला अधिकारों का कहीं हनन है। देखिए मैं पहले भी एक दफा कहीं शायद बोला था आप लोगों को, ऐसे धार्मिक रंग न देख के सोचिएगा, धार्मिक रंग न देकर यह सोचने का प्रयास कीजिएगा व्यक्ति के स्तर पर आपके साथ क्या होना चाहिए। क्या आप अपने अधिकारों का हनन उन आधारों पर कर सकते हैं जो कभी हुआ करता था समाज में, कबीलाई समाज में, उस प्रवृत्ति का। आप 21वीं सदी में जी रहे हैं, आने वाले समय में 22वीं सदी होगी। तो क्या आप उन आधारों को लेकर चलिएगा या मानव प्रवृत्ति कर्तव्य को लेकर चलिएगा। आप निसंदेह कई शादियां करने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है ना, पर इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं होता है कि आपका धार्मिक आदर्श यह कह देता है कि आप क्या उस स्तर तक पहुंच जाइए जहां पर आपका कर्तव्य ही निश्चित नहीं किया जा सके। कह दिया गया, इसका मतलब यह बिल्कुल तो नहीं है कि सभी व्यक्ति बहु विवाह करना शुरू कर दे। इससे क्या होगा, समाज के प्रति जो दायित्व है वो कैसे तय होगा। इसलिए कुछ बातें संविधान में नहीं कही जाती है फिर भी हमारे शासन प्रशासन में लागू होता है ना, वैसे धार्मिक ग्रंथों में, धार्मिक उपदेशों में भी बहुत सी बातें नहीं कही जाती है, पर उसका आदर्श, उसका पालन हमारे द्वारा किया जाना चाहिए, ठीक ना। यह जरूरी नहीं है कि उसे राज्य के एजेंसियों के द्वारा ही लागू किया जाए। मैं शुरू से ही बोलता हूँ ना कि जब स्वयं कुछ भी सुधार हो किसी भी धर्म पंथ में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, किसी में भी अगर सुधार की कल्पना की जा रही है, बात की जा रही है, वो उनके लोगों के द्वारा ही किया जाना चाहिए ताकि उसका बेहतर रिजल्ट प्राप्त हो। नहीं तो राज्य की एजेंसियां करेगी तो राज्य क्या करेगी, अपने बातों को वहां रखना चाहेगी ना, जिससे आपके मौलिक अधिकार, आपके धार्मिक अधिकार, आपके अन्य अधिकार भी शायद आपको प्रभावित कर सकेगा। तो यहाँ पर यह समझना होगा, मुस्लिम समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय, जो भी अन्य वर्ग हैं, जनजातीय समुदाय को यह समझना होगा कि आवश्यकता क्या है, देश को आवश्यकता क्या है, उस आवश्यकता के पूर्ति में आपका कर्तव्य क्या है। जिस दिन यह समझ जाएगा समुदाय के सभी लोग, इस देश के सभी लोग, तो इस प्रकार के विवाद में आप पड़ेंगे ही नहीं कि क्या है नहीं है। राज्य आपके उन मौलिक संदर्भों को कभी खतरा नहीं पहुंचाएगा जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखिएगा, 2021 को किसी भी सूरत में समाप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। अगर आपके देश में परमाणु बम भी गिर जाएगा ना, तो भी इस 2021 को समाप्त करने की मंशा संसद द्वारा पेश नहीं की जा सकती है।
अब मैं इससे ज्यादा क्या बोल दूं। तो यहाँ पर 20-21 के अधिकारों में आपके इस धार्मिक संदर्भ को भी समझा जाता है। कई आपको डिसीजन में आया, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में आया है, जीवन के अधिकार सर्वांगीण विकास से जुड़ा हुआ है ना, तो सर्वांगीण विकास में आपका वो भी धार्मिक विचार भी आता है। तो ध्यान रखिएगा, पर कर्तव्य इसके साथ आपसे जुड़ा हुआ। मौलिक अधिकारों की केवल बात नहीं होनी चाहिए, बात होनी चाहिए इस सीमा में हम कैसे बेहतर सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सके। अगर इस चीज को समझ गए तो ये विवाद ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा आप लोग ये सब चीजें समझ रहे होंगे, और एक महिला के तौर पर आप क्या समझते हैं स्वयं आपको पता है। यह किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है, आपको स्वयं ये पता होना चाहिए कि आने वाली 21वीं सदी, जो 21वीं सदी है, जो 22वीं सदी में जब हम कदम रखेंगे, हमारे पास कौन से अधिकार होने चाहिए, एक महिला के तौर पर, एक बालक के तौर पर, या एक अन्य धार्मिक आधार पर। क्योंकि देखिए, ध्यान यह रखना है कि समाज तभी निर्माण हो सकता है, उसमें नागरिक संहिता, जब इस वर्ग के लोगों के द्वारा सहमति मिलेगी। अभी हाल ही में एक विवाद हुआ था ना, लिव इन रिलेशनशिप का, और मेल टू मेल और फीमेल टू फीमेल शादी की बात हुई थी, कोर्ट में गया था। तो मैंने उस दिन क्या बताया था, कानून कितना भी पास कर दिया जाए, जब तक समाज इसे स्वीकृति नहीं देगा तब तक यह कानून एक्सटेंड ही नहीं कर पाएगा, हमारे सोसाइटी में वो लागू नहीं हो पाएगा। तो ध्यान रखिएगा, उससे कहीं ज्यादा आपके कर्तव्य इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसी बात पर बार बार बोलता हूँ, तो आप लोग इस चीजों को ध्यान रखिएगा। बाकी कहानी आप लोग पहले से पता है, ठीक है ना। तो चलिए, फिर हम लोग कल मिलते हैं एक नए न्यूज एनालिसिस के साथ। आज इतना ही। फिर ध्यान रखिएगा, आंसर राइटिंग प्रोग्राम स्टार्ट है, और आज का जो आंसर राइटिंग बीपीएससी का आता है वो कल एक्सटेंड किया जाता है। जो सोमवार वाला वो मंडे जो होता है वो आपको ट्यूसडे को होता है। बाकी फ्राइडे आपको 69 बीपीएससी मेंस का तो होगा ही होगा, और 69 का पीटी आपको सीरीज स्टार्ट हो गया है। तो ऐप पर जाकर आप लोग देख सकते हैं, युक्तिया इसके ऐप पर, और दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस का आप लोग आंसर भेज दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।